नमस्कार। सीएससी पर चर्चा के इस खास एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत द्विवेदी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे और बेहतर होने भी चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत फिट एंड फाइन होंगे। आज जो हम लोग की चर्चा का विषय है वो है टेली लॉ। और टेली लॉ हम लोगों ने इस बार क्यों चूज किया है उसके पीछे मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी हम कोर्ट, कानून, कचहरी, वकील, मुकदमा, इन सब का जैसे ही नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम घूमती है वो ये है कि हम कैसे उनसे पार पाएंगे, वकीलों के एक्सपेंसेस क्या होंगे, कानूनी दांवपेच किस तरीके के होंगे, आपके खर्च कैसे होंगे, और वहां पे जाने के बाद आपको केस लड़ने में किस तरीके की दिक्कतें आएंगी। ये बहुत सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। तो ये आज जो हमारी चर्चा है वो टेली लॉ पर हम बात करेंगे और उसमें कायदे कानून और उन नियमों को किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं, कैसे उनकी फैसिलिटीज हैं, उनको किस तरीके से आप लेके आप अपनी सहायता ले सकते हैं, कानूनी सहायता, उस पर हम बात करेंगे। और इस चर्चा में शामिल हो रही आज हमारे साथ ले स्मृति, वाइस वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन, और जो कंप्लीटली टेली लॉ को हैंडल करती हैं। तो स्मृति, स्वागत है आपका। थैंक यू। शुक्रिया, आपने समय निकाला। हम लोग बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले मैं एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी हम बात करते हैं या जब कभी भी हम, हालांकि भगवान ना करे कि कभी कोई किसी तरीके की मुसीबत आए या किसी के ऊपर कोई परेशानी आए, लेकिन ना चाहते हुए भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप लाइफ में परेशान होते हैं। चाहे वो घरेलू विवाद हो, चाहे वो जमीन का इशू हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति का कुछ इशू हो, चाहे कुछ और हो। और उस कंडीशन में आपको समटाइम्स तो आपसी सुलह समझौता तो हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको ना चाहते हुए भी आपको कोर्ट कचहरी और मुकदमे के दायरे में जाना होता है। उस कंडीशन में हमारे सामने एक बड़ी समस्या आती है कि हम क्या करें क्या ना करें। जाने से पहले क्या हम किसी की मदद ले सकते हैं, क्या हमें कोई सही गाइड कर सकता है, या हमें क्या केस फाइल करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए। और सही दिशा दिखाना भी समटाइम्स बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि कई बार सही जानकारी के अभाव में हम किसी गलत डायरेक्शन पे चले जाते हैं। तो आज हमारे साथ 1 घंटा ले स्मृति है। हम इनसे खूब सारी बातें करेंगे और इस कायदे कानून पे हम बहुत सारी चर्चा करेंगे और बहुत सारे छोटे छोटे सवाल मिलेंगे। आप जितने लोग यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए लाइव जुड़ रहे हैं, हम आप सब लोगों के सवाल को भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन हम इस सीएससी पे चर्चा के सेगमेंट की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा कि टेली लॉ की हमारी जो वेबसाइट है वो क्या है। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं www.telelaw.in। यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे तो आप टेली लॉ से जुड़ी वो सारी जानकारी आप पा सकेंगे। इसके अलावा अगर आप अगले पेज पर जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि अगर किसी तरीके की दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सर्विसेज को लेकर हमें किससे बात करनी है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है 14599 और ये मेल आईडी है helpdesk@csc.gov.in। इस पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स में आपके सवालों का मुकम्मल जवाब मिलेगा। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको ख्याल रखनी है, क्योंकि अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि इन दिनों में क्लोनिंग वेबसाइट या मिलती जुलती वेबसाइट बना के लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, मासूम लोग जिनको नहीं पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसके झांसे में आके बहुत सारा पैसा और बहुत सारी चीजें वो अपनी खराब कर रहे हैं। तो ये वेबसाइट्स हैं cscspv.in, csc.gov.in, और किसी भी तरीके की सीएससी से जुड़ी छोटी या बड़ी जानकारी लेने के लिए जानकारी.csccloud.in पर लॉगिन करेंगे तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मुकम्मल मिलेगी। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट पेज है आपके सामने, ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा, यूट्यूब, ये सारे हैं। ये पेज का आप स्क्रीनशॉट जरूर सेव रखिएगा, आपको ये फर्दर बहुत काम आने वाला है। सीएससी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको इन हैंडल्स पे मिलेगी। और अगर आप सीएससी एसपीवी के एमडी श्री संजय राकेश सर को फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका ट्विटर हैंडल दिया हुआ है @संजय_के_राकेश। इस पर आप फॉलो करके बातचीत कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। स्मृति हमारे साथ है, बहुत टाइम से सीएससी को आप देख रही हैं और टेली लॉ को देख रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि हालांकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा कि टेली लॉ क्या करता है, कैसे करता है, एग्जीक्यूशन क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, बट फिर भी आप एक बार शुरू से बताइए कि टेली लॉ की जरूरत क्यों पड़ी और ये काम कैसे करता है। धन्यवाद। पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने ऐसा मौका दिया कि हम यहाँ बैठकर सीएससी पर चर्चा कर रहे हैं टेली लॉ के बारे में।
चूंकि आपने एक सवाल किया है कि हम टेली लॉ को क्यों हम चला रहे हैं या फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम को शुरू करने की हमारी सोच क्या रही और हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से किस तरह हमने अपने आप को जोड़ा और क्या क्या सर्विसेज हम इसमें दे रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं, सीएससी एक बड़ा नेटवर्क है जो कि गांव गांव तक फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो जी। आईटीसी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। अगर हम कहें लास्ट माइल तक, तो सीएससी ही एक ऐसा चैनल है जो लास्ट माइल के लोगों तक पहुंच रहा है। हमारे पास सीएससी की बहुत सारी सेवाएं आप देख सकते हैं, बट हमें एक ऐसी सेवा की जरूरत पड़ी जब हमने एक लीगल लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया था, जब हमने यूएनडीपी के साथ काम किया, जब हमने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ काम किया, तो हमने पायलट प्रोजेक्ट में लीगल लिटरेसी को चलाया था कुछ राज्यों में। और जब हमने इस प्रोग्राम को चलाया तो काफी सारे सवाल जो लोगों के थे हमारे पास आने लगे। कुछ सवाल थे जैसे, अगर हम इस तरह के मुकदमों में फंस जाए तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, क्या ऐसा कोई चैनल है जिसके थ्रू हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तब काफी सारी बातचीत हुई डिपार्टमेंट के साथ और डिपार्टमेंट ने हमें ये सुझाव दिया कि आपके पास इतना बड़ा चैनल है, आईटीसी टूल है आपके पास, तो क्यों नहीं आप ऐसा एक प्रोग्राम बनाइए जिसके थ्रू आप लोगों तक रीच आउट कर सके, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लोगों तक रीच आउट कर सके, जो हमारे पैनल एडवोकेट्स हैं वो लोगों से बातचीत कर सके। तो ये एक शुरुआत थी हमारी जब हमने टेली लॉ को के प्रोग्राम को बनाया था डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये जो प्रोग्राम है हमने पायलट के रूप में 2017 में शुरू किया था। करीब 800 सीएससी के साथ हमने शुरू किया था, जो हमने नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्र को लिया था। ये सिर्फ एक पायलट था क्योंकि हम समझना चाहते थे क्या हम ऐसा कोई प्रोग्राम चला सकते हैं, क्या लोग आएंगे, क्योंकि ये जो पूरी जो प्रक्रिया है लोगों को ढूंढने की या फिर ऐसे लोगों को निकालने की जिनको प्री लिटिगेशन या फिर जो हमारे वकील हैं उनसे बातचीत कैसे कराया जाए, तो हमने छोटा प्रयास किया। जब हमने देखा, परखा, हमने पैनल लॉयर्स को भी जो हमारे साथ में हैं उनको ऑनबोर्ड किया, सिस्टम समझाया, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। हम कोर्ट कचहरी में लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, बट अगर हम वीडियो के माध्यम से लोगों के साथ बातचीत करें या फिर टेलीफोन के माध्यम से लोगों के साथ बातचीत करें, तो शायद जो लोग बिल्कुल लास्ट माइल में है, हम शायद उनको पहुंच सकते हैं, उनकी समस्याओं को हम जान सकते हैं। तो 2017 में जब हमने शुरू किया तो हमें करीब 800 सीएससी, जैसे मैंने बताया, उनके साथ शुरू किया था। हमने 12,000 केसेस को रजिस्टर करके उनको अपने पैनल लॉयर्स हैं उनके साथ सुलह करवाई थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा प्री लिटिगेशन प्रोसेस है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो आप देखेंगे अराउंड 5.02 करोड़ केसेस अभी भी हमारे पास हमारे कोर्ट कचहरी में अलग अलग सेक्शंस में पेंडिंग है। तो प्री लिटिगेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू जो कोर्ट कचहरी का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि प्री लिटिगेशन के माध्यम से जो केसेस, एक्चुअल केसेस हैं, उनको हम पहले ही उनका एक अगर आप जनरल वर्ड में कहें तो हम उनको छांट कर आगे जो मेन केसेस हैं उनको हम कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी केसेस हैं जो हमने अपने सिस्टम के थ्रू लोगों तक पहुंचा है और लोगों को हमने इसमें काफी सहायता प्रदान करी है। और अगर दूसरा आप एक जो हमारा इशू है कि हम क्यों इसे करना चाहते हैं, दूसरा है कि लोग अभी भी गांव में लोग अवेयर नहीं है उनको चीजों के बारे में, जैसे हमारी जो भी पॉलिसीज हैं या फिर जो लोगों के लिए सरकार ने नई नई रणनीति बनाई है उनके बारे में पता नहीं है। तो ये टेली लॉ एक माध्यम है जिसके थ्रू लोग अपने जो पैनल लॉयर्स हैं उनके साथ बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान लेते हैं। राइट सुमित जी, थोड़ा सा हम लोग बातचीत को अभी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 2017 में हमने इसको शुरू किया था और बहुत कम टाइम में 17 से लेके आज
2023 है, तो 4-5 सालों में हम जो देख पा रहे हैं कि करीब करीब 47 लाख से अधिक हमने प्री लिटिगेशन लोगों को फैसिलिटीज दी हैं, सर्विसेज दी हैं। तो फिर हम सवाल उसी पर आ रहा है कि क्या देश में अभी भी इतना अभाव है जानकारी का, अभी भी इस तरीके के चैलेंजेस हैं, अभी भी लोकल लेवल पे केसेस हैं जिसका लोग समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए? क्या ऐसा अभी भी है? क्योंकि डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत तो हर तरफ डिजिटल चीजें पहुंच रही हैं, जानकारियां पहुंच रही हैं, तो जानकारी का अभाव कहाँ दिख रहा है? देखिए, ये सही है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम रीच आउट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी काफी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है जिसके थ्रू लोग अपने जो भी राइट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। बट जब आप लॉ के बारे में या फिर कोर्ट कचहरी के बारे में जी, जैसे ही सुनते हैं, लोग थोड़ा डर जाते हैं। एब्सोल्युटली, उनको लगता है कि एब्सोल्युटली, अगर एब्सोल्युटली। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएं या फिर किसी लॉयर के चक्कर में पड़ जाएं, तो हो सकता है कि बिल्कुल। बहुत सारा पैसा हमारा चला जाए। और सच मायने में कई बार देखा भी गया है, आप यकीन करें कि कई बार ऐसा हुआ है कि गलत डायरेक्शन में जाने की वजह से जो काम बहुत आसानी से हो सकता था वो शायद उसके लिए लोगों ने लाखों खर्चे किए। और कई बार ऐसा हुआ है कि वकीलों की फीस देने के लिए या कोर्ट में जाके पैरवी करने के लिए उसके भी नाम पर बहुत सारे पैसे लिए गए हैं लोगों से। ये भी कई बार देखने को आया है। बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, लगातार हम सवालों पर आएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम अगर ये 5 साल के सफर को देखें 2017 से लेकर 2023 तक के बीच में, तो ये क्या ठीक ठाक नंबर है या एक एवरेज नंबर है या ज्यादा है? इसको आप कैसे देख रहे हो कि 47 लाख लोगों को तो आपने प्री लिटिगेशन सर्विसेज दे दी? देखिए, जब हमने शुरू किया तो हमें ये चीज नहीं मालूम था कि ये प्रोजेक्ट किस तरह शेप लेगा या फिर किस तरह हम ये आगे बढ़ेंगे। बट ये जो 5 साल का सफर है, इसमें हमने काफी कुछ सीखा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ द केसेस दैट वी हैव रिसीव्ड इन आवर सिस्टम, और किस तरह हम जो केसेस हैं लोगों के क्योंकि जब आप किसी गांव के लोग से बात करें तो बहुत उम्मीद लेके वो आते हैं राइट। किसी भी प्रकार की इशू को लेकर। तो जब लोगों ने जब देखा कि जो उम्मीद वो लेकर आए हैं सीएससी में, उस उम्मीद में जब उनको एक बहुत बहुत अच्छा आशा की किरण आशा दिखी की है। किरण दिखी, बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो उनको जब लगा कि कुछ हो रहा है, हम शायद किसी से बातचीत कर रहे हैं, और जब ये होने लगा तो हमारे जो वीएलईज हैं जो सीएससी चलाते हैं, उन्होंने भी काफी सहयोग दिया। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर हमारे वीएलईज ने खुद जो लिटिगेंट है उनका साथ दिया, जो हमारे पैनल लॉयर्स थे उन्होंने भी उनका साथ दिया, और केसेस को कोर्ट तक लेके गए, जहां पर उनके लिए बिहाफ में जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के हैं, उन्होंने उनके केसेस को लड़ा। तो ये बहुत छोटा सा सफर था जब हमने इसे शुरू किया था, बट जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ा हमें काफी सफलता मिलती गई। जैसे अगर आप अभी देखें तो हम लोग अराउंड 27 लाख केसेस तक हैं, बट जब हमने शुरू किया था तो हमें नहीं लगा था कि शायद हम इतना रीच आउट कर पाएंगे, शायद ऐसी जरूरत होगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर गांव में की तरफ हम देखें तो अभाव है, अभी भी अभाव है, लोगों को पता नहीं है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, बट स्टिल अवेयरनेस की कमी है। और जो हमारे वीएलईज हैं वो यही काम करते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं, उनकी जो राइट्स हैं उनको बताते हैं, और जिनको जरूरत होती है वो हमारे सिस्टम में लेकर आते हैं। स्मृति, संक्षेप में मुझे बताइए कि टेली लॉ का प्रोसेस क्या है? जैसे अगर मैं मान के चले कि मेरा कोई आपसी विवाद है, मेरे घर परिवार में दिक्कत है, मेरा जमीन का कोई लफड़ा है और मैं सीएससी सेंटर पे जा रहा हूँ, तो प्रोसेस क्या है, वो होता कैसे, और क्या इसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्या? देखिए, इसमें 2 तरह का प्रोसेस है जो हम लोग फॉलो करते हैं। जो पहला प्रोसेस है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है कि हर एक सीएससी इस सर्विस को देने के लिए एलिजिबल है। तो कोई भी लिटिगेंट या फिर सिटीजन सीएससी में जाकर अपने केस को बहुत ही आराम से रजिस्टर करा सकता है। ठीक है। जो भी वीएलई है उसे हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाना होगा, और वहां पर टेलीलॉ का एक टैब मिलेगा, उस टैब में क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना होगा, और फिर उसे जो हमारा टेलीलॉ का डैशबोर्ड है वो दिख जाएगा, और उसमें उसे जो स्लॉट्स होंगे वो दिखेंगे जो अवेलेबल होंगे पैनल लॉयर्स के, और वो बेनिफिशियरीज को अकॉर्डिंगली कुछ उसके डिटेल्स को लेकर
उसको भर सकता है और उसको जो स्लॉट्स अवेलेबल करानी है वो करा सकता है। तो उसके पास ऑप्शंस रहते हैं कि वो आज अगर उसका केस जरूरी है तो आज का ऑप्शन कर सके या फिर किसी और दिन का स्लॉट्स ले सकता है। ये तो हुई सीएससी के थ्रू केस रजिस्ट्रेशन करने की बात। बट हमने इस पे एक एड ऑन किया है, एक मोबाइल ऐप है जो सिटीजन खुद ही अपने केस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उसे सीएससी जाने की जरूरत ही नहीं होगी। कोई भी मोबाइल ऐप में टेलीलॉ का ऐप डाउनलोड करके अपना केस रजिस्टर करके एक जो पैनल लॉयर है उनसे बातचीत कर सकता है। तो ये हमने रिसेंटली लॉन्च किया था जो सिटीजन ऐप है, ये काफी अच्छा है। अगर मान लीजिए कोई सिटीजन टेक सेवी है और वो चाहता है कि वो तुरंत किसी पैनल लॉयर से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान करा सके तो वो वैसा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अब एक चीज और, अब यही अब आपकी बातचीत से ही लगातार चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, हम सवाल को भी लेंगे, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से लगातार सवाल की झड़ी लग रही है, अलग अलग लोग पूछ रहे हैं, हम उस पर आए। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपसे बहुत बेसिक तरीके से ये पूछूं कि मान के चले कि केस रजिस्टर्ड हो गया, मेरे बारे में उनको पता लग गया, उन्होंने एक सलाह दे दी कि मुझे ये करना चाहिए, उसके बाद मुझे कोर्ट कचहरी में जाना है और जाके मुझे पैरवी करनी है, या मुझे उस तारीख पे जाके वहां पे खड़े होना है, कोर्ट में शामिल होना है, उसमें किसी तरीके का पैसा देना पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए जो टेलीलॉ के थ्रू प्री लिटिगेशन एडवाइस होती है वो बिल्कुल मुफ्त होती है, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। उसमें कोई पैसा नहीं है। कुछ समय तक स्पेसिफिक सेक्शन के लोग थे जिनको हम अलाउ करते थे कि इनको पैसा नहीं देना होगा, और कुछ कैटेगरी थे जिनको कुछ पैसे देकर केस रजिस्टर करानी होती थी। बट अभी गवर्नमेंट ने इस प्रक्रिया को बिल्कुल ही मुफ्त कर दिया है, कोई भी आकर अपना केस इसमें रजिस्टर करा सकता है। ठीक है। लेकिन चूंकि ये प्री लिटिगेशन एडवाइस होती है, अगर जो हमारे एडवोकेट होते हैं जिन्होंने सलाह दी है किसी लिटिगेंट को, अगर उनको लगता है कि इनका केस आगे बढ़ने के लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो लिटिगेंट होते हैं उनके साथ विचार विमर्श करते हैं और उनको पूछकर ये बताते, उनको गाइड करते हैं एग्जैक्टली कि उनको किस चैनल पे जाना है। और इसके साथ ही हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको हमारे पैनल लॉयर्स बता देते हैं कि ये XYZ केस है, इनको आगे की सहायता की जरूरत होती है। तो जो हमारा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है वो उस स्पेसिफिक केस को स्टेट लीगल अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल अथॉरिटी के लोगों तक पहुंचा देता है, वो आगे लेके जाता है। और ये बिल्कुल मुफ्त है। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी है, वहां पर मुफ्त केस को उनका लेते हैं। स्मृति, इतने समय में, मतलब 4-5 साल के टाइम स्लॉट में केसेस किस तरीके के आए हैं ज्यादातर? मतलब इश्यूज तो बहुत सारे हैं और मुझे लग रहा है कि अगर 100 लोगों का नंबर आप देखेंगी तो नहीं में तो मोर देन 50-60% लोगों का कानूनी दांवपेच रहता ही रहता है किसी न किसी रूप में। तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड हुए हैं केस, जो आपने इतने सारे सर्विसेज दिए, उसमें जो केसेस के क्राइटेरियाज थे, किस टाइप के ज्यादा केसेस थे? देखिए, जो हम टेलीलॉ में केसेस को सेग्रीगेशन करते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया हमारा होता है। जैसे कुछ केसेस होते हैं वुमेन रिलेटेड, डाउरी रिलेटेड होते हैं, कुछ सेक्सुअल अब्यूज के होते हैं, कुछ ST/SC एट्रोसिटीज के होते हैं, कुछ वेज रिलेटेड होते हैं, कुछ जमीन के जो विवाद होते हैं वो रहते हैं, कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स के से रिलेटेड। तो जो केसेस हमारे पास आते हैं अलग अलग रेंज के आते हैं। और अगर आप पूछे कि किस तरह के केसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो जैसे गांव के हैं तो गांव में जनरली जमीन का विवाद देखने को मिल जाता है। तो जमीन के जो केसेस होते हैं वो हमारे पास काफी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा प्री लिटिगेशन तो खैर ये केसेस आते ही हैं। कुछ जो सिटीजन्स होते हैं उनको कुछ जनरल क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं। जैसे कभी कभी कुछ सिटीजन्स होते हैं उनको लगता है कि हम RTI कैसे फाइल करें, तो उनको लगता है कि अगर वकील सामने बैठे हैं तो क्यों ना हम उन्हीं से पूछ लें RTI कैसे फाइल की जा सकती है। या फिर किसी का बेल चल रहा है, उनको पता नहीं है कि बेल किस तरह हम ले सकते हैं, क्योंकि जब पुलिस का मामला आता है तो वो भी झिझकते हैं पुलिस स्टेशन जाने के। डरते भी है, डर भी लगता है, उनको लगता है कि हम तो पूछने तो जा रहे हैं, उल्टा पुलिस उनको ना फंसा दे। तो अगर एडवोकेट साथ में है या उसकी सलाह लेके जा रहे हैं तो शायद एक स्टेप हम बेहतर
जानकारी के साथ वहां पहुंचेंगे। जी जी राइट, तो इससे तो देखिए आम जनता को तो सीधा सीधा फायदा मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करने हैं और आपको एक्चुअली कानूनी सहायता मिल रही है कि करना क्या चाहिए जब कभी भी कोई केस होता है। 3 चैनल्स पे हम इस समय लाइव है, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब। वहां से लगातार सवाल आ रहे हैं, सवालों का सिलसिला हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछूं कि ये तो खैर आम लोगों को फायदा मिल रहा है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सर्विसेज मिल जा रही है, लेकिन जो वीएलईज हमें देख भी रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका उसमें कैसे बेनिफिट्स होता है? अगर वो कहीं से रजिस्टर्ड करते हैं तो उनका क्या वेटेज है उसको लेके? देखिए, जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो जी। इनिशियली हमने पर केस जो रजिस्ट्रेशन और एडवाइस एनेबलमेंट है हमने इसे 30 रुपीज 30 रुपए रखे थे शुरू में? कि जी ठीक है। कि सिटीजन जो भी, क्योंकि इसमें बीएलई भी अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, राइट। लोगों को वो ढूंढता है कि अगर उनको इस तरह की जरूरत होती है, पर जैसे जैसे ये प्रोग्राम बढ़ता गया, इसकी डिमांड आने लगी, तो हमें लगा कि क्यों ना ये जो अमाउंट है हम थोड़ा बढ़ा दें। जी। तो जब फिर हमने अपना रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट को रखा और उन्होंने इस जो अमाउंट को है 65 रुपीज कर दिया है। ठीक है। तो एक केस को रजिस्टर और एडवाइस कराने पे बीएलईज को 65 रुपीज मिलते हैं। राइट, तो मतलब ये है कि अगर दिन भर में अगर आप वीएलईज हैं और आपने अगर 6-10 केस रजिस्टर्ड कर दिए तो जी आपके 650 रुपए आपको मिल गए। नहीं, इसमें है फिलहाल जो भी बीएलईज हैं उनको एक सर्टेन नंबर हमने दिया हुआ है जी। कि वो सर्टेन नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे एडवाइस मिलने पे वो उनको हम जो एट द एंड ऑफ द मंथ हम उनको वो अमाउंट उनको प्रोवाइड करते हैं। राइट, और उसका भी कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस है आपका? जी, जब हमारे पास सारे केसेस आते हैं तो हमारी टीम है जो बैकएंड में सारे केसेस को चेक करती है। हम पैनल लॉयर से भी बात करते हैं, इवन सिटीजन से भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि जब इस तरह का एक प्रोग्राम चल रहा है, इस तरह की सर्विस चल रही है, तो उसकी जांच भी हो। राइट। कहीं ऐसा ना हो कि गलत केसेस आ जाए, तो बिल्कुल। हम रैंडम वेरिफिकेशन करते हैं बेनिफिशियरीज का, और उसके थ्रू एक फायदा तो ये भी होता है कि एक वेरिफिकेशन हो गया, दूसरा ये फायदा ये भी होता है कि बेनिफिशियरीज खुद अपने बारे में बताते हैं। बिल्कुल, तो हमें काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमें इस प्रोसेस में जानने को मिलती है। तो ये जो स्टोरीज हैं हम समय समय पर पब्लिश भी करते हैं। जो वॉइसेस ऑफ बेनिफिशियरीज का जो हमारा श्रृंखला है उसमें भी आप इन सारे स्टोरीज को देख सकते हैं। राइट, सवाल आ रहे हैं, दीपेश चौहान हैं, ये उत्तराखंड से ये लिख रहे हैं कि टेली लॉ में उत्तराखंड में अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह हो सकती है इसकी? जी, ये मैं समझ सकती हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी इस साल 2.5 लाख जीपीज में हमने 2.5 लाख ग्राम पंचायत में भी इस समय चल रहा है। जी, ये प्रोग्राम इस बहुत फाइनेंशियल बढ़िया। ईयर से 2.5 जीपीज में चल रहा है। तो चूंकि हमारे पास ये तुरंत हमें इसको कवर अप करना है, हमारे पास फिलहाल अभी जो लॉयर्स हैं ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस में है, तो हमारा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही ये ऑनबोर्ड हो जाएंगे वो स्लॉट्स अवेलेबल आपको दिख जाएंगे अपने सिस्टम पे। दीपेश चौहान जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जैसा कि अभी स्मृति ने साफ किया कि अभी हम 2.5 लाख ग्राम पंचायत पे इस समय रनिंग है और शायद हो सकता है कि नंबर ज्यादा इसके लिए हो सकता है कि शायद एडवोकेट्स के स्लॉट्स की दिक्कत हो रही हो, बट इन्होंने ये भी साफ किया कि एडवोकेट्स की ऑलरेडी पैनलिंग पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही जैसे ऑनबोर्ड हो जाएंगे तो स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी होनी शुरू हो जाएगी। आप सभी लोगों से गुजारिश है, जितने लोग अभी इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जो भी लोग देख रहे हैं अपने सवाल इसमें आप लिखें। हम मैक्सिमम सवालों को लेने की कोशिश करेंगे और स्मृति बैठी है तो हम हाथ के हाथ इसको चाहेंगे कि अभी हम पूछे और उसका सोल्यूशन आपको यहीं पे दे सकें। स्मृति, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये पूरा देश जो है वो महिलाओं का बहुत वर्चस्व रहा है और अलग अलग टाइम स्लॉट में ये भी देखने को आया कि पीड़ित भी महिलाएं बहुत ज्यादा हुई हैं। घरेलू हिंसा की बात हो, दहेज की बात हो, ईव टीजिंग की बात हो, ऑफिस के दरमियान काम करने को लेके भी अलग अलग तरीके के केसेस देखने को आए हैं। आप एक खुद महिला हैं और बहुत सारे केसेस आपने हैंडल किए होंगे, बात भी की होगी। आपके जहन में कोई ऐसा केस आ रहा है जहां पे किसी महिला बहुत परेशान रही हो और जिसको सीएससी की टीम ने हेल्प किया हो और उस हेल्प के बाद उसकी चीजें बहुत नॉर्मलाइज हुई? एक केस है जो पंजाब से है, जी। जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जी। ये एक बुजुर्ग महिला की है जो मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली लोकेशन याद नहीं है, शायद लुधियाना का ये केस था, हमारे पास आया था।
उसने जो हमारे बीएलई हैं उन जब वो बातचीत कर रही थी तो पता चला कि उसके घर वाले उसको काफी प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बुजुर्ग थी और विधवा थी, तो वो अपने बेटे और बहू के साथ अपने घर में रह रही थी। जी तो प्रताड़ना काफी शुरू हुई और काफी लंबे समय तक चल रही थी। तो अगल बगल के लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं टेली लॉ में अपना केस रजिस्टर कराते जी हैं। तो जो बीएलई है और हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनके हेल्प से ये केस रजिस्टर करी गई। उन्होंने डायरेक्टली जो हमारे पैनल लॉयर हैं, एलोकेटेड पैनल लॉयर जी थी, उनके साथ बातचीत की और ये देखिए कितने बिल्कुल ही इतने सुंदर तरीके से उनका केस रिजॉल्व हुआ। जैसे ही उनको एडवाइस मिला, डायरेक्शंस दी गई कि आपको ये स्टेप्स करनी है, आपको रिपोर्ट लिखानी है, और रिपोर्ट लिखाने में जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है उसने मदद की और उनकी हेल्प करने के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट खुद उनके घर तक आए और उनको उनका हक दिलाया, क्योंकि उनको घर से निकाल दिया गया था। और आप सोच सकते हैं एक बुजुर्ग महिला जिनको अपना घर है उनको घर से निकाल दिया, क्या उसके साथ गुजर रही होगी। तो ये मेरे लिए बहुत एक बहुत बड़ी टचिंग मोमेंट है, एक टचिंग मोमेंट था कि चलिए हमने इस मुहिम के द्वारा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा किसी को सहायता प्रदान की। अगर आप पूछें तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेस हैं जिसको हमने हमारे पैनल लॉयर्स ने सॉल्व किया है और लोगों को बहुत सहायता मिली है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का भी इशू था और सुलह करवाई गई बोथ हस्बैंड एंड वाइफ में करके। बिहार से हमारे पास काफी सारे केसेस आए थे जिसपे जो उनका हस्बैंड है और जो पति है शराब पीकर प्रताड़ना कर रहा था। तो इस तरह के काफी केसेस थे। ईव टीजिंग की भी कुछ केसेस आई थी। कुछ मेरे ख्याल से त्रिपुरा से एक केस था जिसमें ईव टीजिंग का कुछ इशू चल रहा था, जिसपे एक कॉलेज जाने वाली एक लड़की थी, उसपे कुछ लड़के उसको छेड़ते थे, कमेंट्स कर रहे होंगे जी। इस तरह का केस था। तो जब पीएलबी जो उस समय उस लोकेशन में एक पीएलबी काम करती, जब उसे इस तरह का इशू का पता चला तो उसने उसके साथ बातचीत करी और उसके केसेस को रजिस्टर कराई। और बेस्ड ऑन जो एडवाइस हमारे पैनल लॉयर ने उसे दी, उससे एक कॉन्फिडेंस आया और उसने अपना केस जो है पुलिस में रजिस्टर कराया और इससे काफी सहायता मिली, क्योंकि उसके बाद फिर उसके साथ ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ उस लोकेलिटी में। राइट। ये तो वाकई समटाइम्स ये तो समझ में आता है कि ये दुर्भाग्य है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है उनके साथ भी जातियां होती हुई हमने देखी हैं। बहुत सारे टीवी सीरियल्स आपने देखे होंगे, फिल्म देखी होंगी, आए दिन सोशल मीडिया पे आप वीडियोस देखते होंगे कि कोई बुजुर्ग महिला है या बुजुर्ग कोई है, दंपति हैं जिनको लोग लगातार परेशान करते हैं और परेशान करने वाला कोई और नहीं होता, उनके खुद घर के ही लोग होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं या उनके बेटे होते हैं। या यही वजह है बहुत सारे केसेस में ये भी देखने को मिला कि लोग ले जाके ओल्ड एज होम छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये वो सारे लोग जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो निश्चित तौर पे सीएससी सेंटर्स पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे वीएलई को अप्रोच कर सकते हैं और टेलीलॉ के जरिए उनको जो बेस्ट टू बेस्ट मदद होगी वो हर संभव कोशिश है कि दी जाएगी। स्मृति, एक पॉइंट और आ रहा है कि इसमें मेरे को एक सवाल आ रहा है कि राजस्थान से आ रहा है, जैसलमेर से, कि वो ट्रेनिंग की डिमांड कर रहे हैं, जियो ट्यूब लिख रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग चाहिए। तो हम लोग ट्रेनिंग फैसिलिटीज किस तरीके से दे सकते हैं या देते हैं तो कहाँ देते हैं, कब देते हैं, कैसे देते हैं, ट्रेनिंग का मैकेनिज्म कैसे है? देखिए हमारे साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हर स्टेट में हमने एक स्टेट कोऑर्डिनेटर दिया है। अभी अराउंड 24 स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो जो हमारे राजस्थान स्टेट है वहां भी एक हमारा स्टेट कोऑर्डिनेटर है जो कोऑर्डिनेट करता है और टाइम टू टाइम जो हमारे बीएलईज हैं उनको फिजिकल ट्रेनिंग एज वेल एज ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है। और साथ में हमारे पास हमने कुछ ट्यूटोरियल्स भी बनाए हुए हैं कि प्रोसेस क्या है, किस तरह केस रजिस्टर की जाती है, कौन कौन से केसेस रजिस्टर कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बना हुआ है, एक मैकेनिज्म बना हुआ है। तो वो हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ भी संपर्क कर सकते हैं या फिर जो सेंट्रल टीम है उसके साथ भी संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। इन केस अगर वो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के साथ संपर्क नहीं कर सकते तो हम लोग उनके बिहाफ में बात करके
उनकी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए कोई नंबर्स है कि मिनिमम इतने लोग होंगे हम तभी ट्रेनिंग करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, या मैक्सिमम नंबर कुछ नहीं है। अभी हम रीच आउट करने के लिए कुछ और भी मैकेनिज्म बना रहे हैं। कुछ समय में हमारे कुछ स्टेट लेवल वर्कशॉप्स भी शुरू होंगी जिसमें हम बीएलईज को बुलाएंगे। छोटे छोटे अवेयरनेस सेशंस भी जो हमारे बीएलईज हैं कराते हैं। पिछले महीने काफी सारे अवेयरनेस सेशंस हमने कराए थे इस प्रोग्राम को और दूर दराज के लोकेशंस में पहुंचाने के लिए। तो ये समय समय पर डिपेंडिंग कि किस तरह का उनको ट्रेनिंग चाहिए, ये हम लोग जो हमारे बीएलईज हैं उन तक पहुंचाते रहते हैं। कुछ एक सवाल आ रहा है, राज धीरे करके हैं, वो लिख रहे हैं कि 2 बार ओटीपी आता है। किस सेंस में 2 बार ओटीपी आता है? जैसे कोई भी जब केस बेनिफिशियरी को रजिस्टर करते हैं उस समय एक ओटीपी आता है प्रोफाइल भरने के लिए, क्योंकि जब कोई नया बेसिक इंफॉर्मेशन जब आप देते हैं तो उसके लिए वो एक ओटीपी मांगता होगा। ठीक है। और जब एक केस रजिस्टर करते हैं तब एक ओटीपी हम उनसे लेते हैं जो फाइनल क्लोजर के लिए होगा मेरे हिसाब से, कि अब आपने सारी चीजें देख ली हैं और अगर ये रिलेवेंट और वैलिड है तो ये फाइनल ओटीपी आप सेंड करें। तो इनका ये जवाब है कि 2 ओटीपी बार बार आता है। समटाइम्स ओटीपी आने में भी दिक्कत होती होगी। पहला ओटीपी ऑन टाइम आ गया, दूसरे में टाइम गैप हो गया, फिर उस टाइम स्लॉट में वो लैप्स हो जाता होगा। उसको कैसे देख रहे हैं हम लोग, और क्या उसका कोई मैकेनिज्म है कि हम उसको कट शॉर्ट कर सके? देखिए, ओटीपी ये सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता होगा कि रूरल लोकेशन में ओटीपी थोड़ा डिले हो आने में। बट इन केस अगर ऐसा काफी बार हो रहा है, काफी समय तक ओटीपी नहीं आ रही है, तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम अपने बैकएंड में हमारी टेक्निकल टीम से बातचीत करके चेक करके बता सकते हैं कि क्या एक्चुअल रीजन है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो प्लीज आप हमें फ्लैग कीजिए, आप हमें बताइए ताकि हम उसका समाधान निकाल सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम रीच आउट काफी लोगों तक कर सके। अगर कोई इशू है तो आप हमें बताइए ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाए। अक्सर बीएलईज का सवाल भी इसमें आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि कोड बार बार करना पड़ता है। कोई कह रहा है कि साइट्स चलती है स्लो हो जाती है, कोई लिख रहा है कि कुछ अलग अलग इश्यूज हैं, कुछ पेमेंट्स से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो बीएलईज को अगर बेसिक परेशानी है टेली लॉ से रिलेटेड तो वो किससे बात करे और उसका सॉल्यूशन आप कितने दिनों में करोगे? अगर कोई भी इश्यू है इस तरह की तो वो स्टेट कोऑर्डिनेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या फिर अपना टिकट रेज कर सकते हैं। अगर टिकट रेज कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि विदिन 24 आवर्स हम केस को जो टिकट रेज करी गई है हम उनको क्लोज कर दें। और इधर ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे भी आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हाँ, जो हमारी टीम है उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर लेगी। ऑलराइट, तो मतलब हम ये कहें कि अगर आपको किसी तरीके की समस्या है या कोई भी इश्यूज है तो आप इनके जरिए स्टेट कोऑर्डिनेटर फर्स्ट, सेकंड आप टिकट जनरेट कर सकते हैं, थर्ड आप सोशल मीडिया पे भी लिख सकते हैं, तो टीम बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगी और 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी क्वेरीज को खत्म किया जाएगा। कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं पेमेंट को लेके, वो कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट डिले हो रहा है। 1200 रुपए की जो एक मिनिमम पेमेंट है वो बहुत कम है, 1300 रुपए में शायद काम नहीं कर पाएंगे, वो शायद बढ़ाने की एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ये अतुल कुमार लिख रहे हैं। उसको लेके कोई थॉट प्रोसेस है आपका? क्या पेमेंट ये ठीक है, घटाया बढ़ाया जाएगा, या अगर किसी का पेंडिंग है तो वो कैसे और कब तक रिजॉल्व होगा? अगर किसी का केस पेंडिंग है तो ये हो सकता है कि जो उनके केस उन्होंने रजिस्टर किए और एडवाइस अनेबलमेंट हुई है उसका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जैसे आपने बोला कि काफी लोगों को लग रहा है कि जो मिनिमम अमाउंट है कम है, तो हम कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं जिसके थ्रू जो हमारे बीएलईज हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर कर सके, एडवाइस एनेबलमेंट करा सके और उनको उसका फायदा उनको और भी ज्यादा मिल पाए। तो ये ऑन प्रोसेस है, ये जैसे ही फाइनलाइज होगी ये हम फ्लैग कर देंगे अपने बीएलईज को। इतने सालों में सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड किन किन स्टेट से ज्यादा हुआ है, या आपको क्या लग रहा है कि किन किन स्टेट्स में ज्यादा केस थे, कहाँ कम था? क्या अर्बन पॉपुलेशन में केस थोड़े कम थे क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे थे तो उनको पता था, या सबके अपने अपने पर्सनल एडवोकेट होते ही हैं जानकारी देने के लिए, एनसीए एंड ऑल? तो आपको क्या लगता है कि किन किन स्टेट से केस की भरमार रही है इन 5 सालों के टेन्योर को अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं? देखिए, हमने ये जो मुहिम शुरू की थी 2017 से शुरू की थी। राइट। तो 2017 में जब हमने शुरू किया था तो कुछ मेजर स्टेट्स हमने लिए थे, जैसे यूपी लिया था, बिहार लिया था, जो हमने शुरू किया था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूपी का डेमोग्राफिक काफी बड़ा है
और पॉपुलेशन बड़ा है, तो Right. ऑफकोर्स वहां से ज्यादा केसेस हमारे पास हैं। बट अगर आप कंपैरिजन करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां से हमें काफी सफलता मिली है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप देखें तो वहां काफी सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस इन द सेंस नेटवर्क का इशू है, एक पहाड़ी इलाका है शायद, और वहां पर जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उनकी अपनी कस्टमरी लॉ है। तो काफी लोग जो केसेस हैं वो इंटरनली रिजॉल्व कराना चाहते हैं वहां पर अपने ग्रुप्स के थ्रू, बट वहां हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं और हमारी स्टेट टीम में काफी काम किया है, और वहां से हमें काफी उम्मीद मिली है और काफी हमारे पास केसेस आए, काफी अच्छे अच्छे स्टोरीज भी हमें वहां के स्टेट टीम ने हमें इस प्रोसेस में दी है। Right. बस साथ में अगर आप कुछ स्टेट्स जैसे झारखंड को ले लें, वहां पर भी हमें काफी उम्मीद, हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां से हमें कुछ केसेस आएंगे, बट काफी अच्छा रिस्पांस मिला है वहां पर। अगर एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो एक महिला थी जिनका जमीन का इशू चल रहा था, उनके एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें उनका नाम गलत चढ़ गया था, और वो काफी दिनों से ऑफिस के चक्कर लगा रही थी और काम नहीं हो पा रहा था, दिक्कत आ रही है जी। तो जब उसने हमारे पैनल लॉयर से बात करी तो उन्होंने एक सही डायरेक्शन दिया कि उन्हें किन किन प्रोसेस को फॉलो करना है, और उन्होंने वो प्रोसेस फॉलो किया और उनका काम आराम से बिल्कुल ही सही समय पर उनका काम प्रोसेस हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, अगेन एक बुजुर्ग की जो बिहार से थे, जो बीएलई थे, उन्होंने उनको जब आइडेंटिफाई किया, पता चला उनका जो पेंशन है काफी दिनों से नहीं मिल रहा था, काफी सालों से उनका पेंशन पेंडिंग पे था, और काफी कोशिश भी वो कर रहे थे, क्योंकि बुजुर्ग थे तो ज्यादा वो इधर उधर जा नहीं सकते थे। तो हमारे जो बीएलई हैं उन्होंने उनकी सहायता की, उन्होंने उनका केस रजिस्टर किया, उनको सलाह कराई, जो पैनल लॉयर है उन्होंने एक डायरेक्शंस दिया कि उनको क्या क्या करना है, किनके पास जाना है। साथ में जो हमारे बीएलई थे वो काफी प्रोएक्टिव थे, उन्होंने उनकी सहायता की, और उनका जो पेंशन है विद इन 2 मंथ्स उनके हाथ में था। तो इस तरह के केसेस हमारे साथ हम लोग इस प्रोसेस में, इस प्रोग्राम में रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में अपने जो बीएलईज हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। ये एक सोशल सर्विस है जो वो अपने गांव के लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत लोग होते हैं जो आगे बढ़कर शायद काम ना करना चाहें इस तरह के प्रोसेस में, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का मामला होता है। और यहाँ इस प्रोसेस में हमने ये देखा है कि हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे जो बीएलईज हैं, वो खुद आगे आकर लोगों की सहायता करते हैं। नो डाउट कि आप पैसा भले ही कमा लीजिए, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आपने किसी की सच्चे दिल से मदद की है ना, और अगर उसको खुशी मिली है, और अगर उसका मामला सॉर्टेड हुआ है, तो यकीनन वो इतना खुश होकर आपको आशीर्वाद देता है, और आपको ये लगता है कि आपने आज जैसे दुनिया जीत ली हो। क्योंकि जो कहा जाता है कि पैसे रुपए तो आप कमा ही लेंगे, देर से देर आप इंडस्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन ये जो वेल विशिंग है, जो आपकी समाज में एक प्रतिष्ठा है, जो आप समाज में एक अलग सेंस में देखे जाते हैं, जहां से आपको लेके लोगों के बीच में उम्मीदें हैं कि यहाँ पे मैं जाऊंगा तो शायद मेरा काम हो जाएगा, यहाँ पे जाऊंगा तो मेरी ये परेशानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, उसमें बीएलईज में कोई डाउट नहीं है, इसमें उन्होंने बहुत ही ट्रेमेंडस वर्क किया है। साथ में आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ है, क्योंकि 5 साल में हमें नहीं लगा था कि हम इतनी दूर तक पहुंच पाएंगे। ये सिर्फ बीएलईज ने ही वर्ड ऑफ माउथ इन चीजों को स्प्रेड आउट किया है। जो बेनिफिशियरीज थे जिनको कानूनी सलाह मिली, जो सक्सेस हुए, उन्होंने दूसरे और लोगों को ये चीज बताया। क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं अपने बेनिफिशियरीज से जिनको सलाह मिली, तो हम पूछते हैं कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में कहाँ से पता चला? जी, तो वो बताते हैं, नहीं एक कोई हमारी दीदी थी या फिर हमारे पड़ोस में कोई थे जिन्होंने भी केस रजिस्टर कराया था, और उनको पैनल लॉयर ने बहुत अच्छे से समझाया। तो हम भी चाहते हैं कि वो हमारा केस आप रजिस्टर कर दीजिए और हमें सलाह दिलाइए। राइट। आकाश बाबू सहवाल लिखते हैं कि अगर वकील के रूप में मैं जुड़ना चाहता हूँ तो कैसे जुड़ सकता हूँ? देखिए हमारे सिस्टम में ऑनबोर्डिंग का एक प्रोसेस होता है, जिसपे रिक्वायरमेंट बेस पे हम जो पैनल लॉयर्स हैं उनको ऑनबोर्ड करते हैं अपने सिस्टम में। तो आप हमारे जो स्टेट्स
हेड हैं, आप उनको अपनी सीवी भेज सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोसेस होता है वो हम इंटरनली करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, दो तीन राउंड इंटरव्यूज के होते हैं। उसके बाद फिर अगर कैंडिडेट सूटेबल लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे पैनल लॉयर्स हों, लोकल पैनल लॉयर्स हों, जो लोकल भाषा बोले, जो लोगों की जो बातें हैं वो समझ सके, तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो इस तरह के काम कर सके। ऑफ कोर्स एक लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, उन्होंने इस तरह के केसेस किया हो, प्रैक्टिस किया हो, कुछ बेसिक जो रहता है वो तो होना ही चाहिए। जी, आपने अभी भाषा का जिक्र किया, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि अक्सर देखा जाता है कि 150 किलोमीटर के रेडियस को आप छोड़ के जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, भाषा चेंज हो जाती है, बोली चेंज हो जाती है, और स्टेट में तो पूरा कल्चर ही चेंज हो जाता है। जो बिहार का है वो बिहारी बोलना पसंद करता है, हिंदी भोजपुरी बोलेगा, जो बंगाल का है वो बंगाली बोलेगा, गुजरात के गुजराती बोलेंगे। तो जाहिर बात है कि उन इलाकों में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि उनका जो लॉयर हो या जो उनको जो सर्विसेज दे रहा है उनकी ओन लैंग्वेज समझे, उनको ओन अंदाज में बात करे, तो उनको वो एक कंफर्ट फील करेगा। इस अंतर को कैसे आप देखते हैं, या इसको आप कैसे मैकेनिज्म आपका प्लान होता है, पहला सवाल है। और दूसरा, जो अति पिछड़े इलाके माने जाते हैं या जो बहुत ही इंटीरियर है, छत्तीसगढ़ का इलाका हो या महाराष्ट्र के कुछ इलाके हो जहाँ पे बहुत विकास की गति अभी भी उतनी नहीं पहुंची है जितनी होनी चाहिए, उन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम लोग अपने पैनल लॉयर्स को ऑनबोर्ड करते हैं अपने सिस्टम में, तो हम लोकल जो वहाँ के रेसिडेंट हैं उनको ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो लोकल पैनल लॉयर्स हैं किसी स्टेट स्पेसिफिक के हैं, तो उनके उस रेडियस के, उस लोकेशन के इश्यूज का ज्यादा पता होता है, तो वो लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो आगे भी वो उनको असिस्ट करते हैं। तो ये एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन बैरियर जिसे कहते हैं, वो हम रिड्यूस करके लोगों तक पहुंचते हैं। और दूसरा सवाल मैं सॉरी मिस कर गई आपका। नहीं, कोई नहीं, ये ऐसा कोई फॉर्मल बातचीत नहीं, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ को आप देखें या दंतेवाड़ा का इलाका देखें, आप झारखंड का देखें या महाराष्ट्र के जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, वहां पे टेली लॉ के सर्विसेज को कैसे आप एग्जिस्ट करते हैं और वहां पे आपका काम करने का तौर तरीका? हमने इस बार ऐसा भी प्रोसेस बनाया है कि हम अपने जो पैनल लॉयर्स को हम रिक्रूट कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हों, ताकि वो चीजों को समझ सके, उनकी भाषा को समझ सके, क्योंकि आपको भी पता है कि हर 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, डायलेक्ट चेंज हो जाती है। तो हम इसी चीज को हमने ध्यान में रखा और हमने इस बार कोशिश करी है कि हमारे जो पैनल लॉयर्स हो लोकल रहे, प्लस जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम भी है, काफी बड़ी हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है, तो वो भी जो दूर दराज के लोकेशंस हैं वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रीच आउट कर सकें और लोगों को इसका फायदा दे सके। और हमने जब शुरू किया था तो अराउंड 2019 में हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में काम शुरू किया था, तो बिल्कुल ही पिछड़े हुए लोकेशंस जहां पर काम शुरू हुआ था। जी, हमने उस समय शुरू किया था और हमें काफी सफलता उस पीरियड के दौरान मिली थी और हमने अच्छा रीच आउट किया था। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर VLEs ने कुछ इनोवेटिव तरीके से काम करना शुरू किया, जैसे अगर मैं उड़ीसा की एग्जांपल आपको दूं, तो वहां पर कुछ ऐसे लोकेशंस हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर VLEs ने एक सेपरेट चैम्बर प्री लिटिगेशन एडवाइस के लिए उन्होंने बनाकर रखा है, जिसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से प्राइवेसी की तरह उन्होंने उस चैम्बर को बनाया है। और जब भी किसी का केस होता है या फिर उनका दिन होता है, वो आकर आराम से बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। तो इसी तरह हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से लोगों ने काम करी है, हमारे VLEs ने, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स ने काम करी है, ताकि वो रीच आउट और भी ज्यादा कर सके। आखिरी के 10 मिनट हम लोगों के पास है, बातचीत बहुत सारी है, क्योंकि 1 घंटे में समेट पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समस्याएं, परेशानियां, उसके सॉल्यूशंस, बहुत सारे उसके कंपोनेंट हैं। हम लोग छोटे छोटे सवाल लेते हैं और छोटे छोटे उसका जवाब भी देते हैं, कोशिश करते हैं 10 मिनट में हम लोग जितना समेट पाएंगे समेटेंगे। CS सत्येंद्र जैन लिख रहे हैं कि हाउ कैन ज्वाइन फॉर अ लीगल सर्विस ऑफ एडवोकेट कंसल्टेशन, प्लीज प्रोवाइड द प्रोसेस। अगर वो एडवोकेट कंसल्टेशन चाहते हैं हमारे साथ, उनके लिए क्या मैकेनिज्म है हमारे पास? अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, आप 2 प्रोसेस है आपके साथ, जैसे मैंने आपको बताया। एक है कि आप जो सिटीजन मोबाइल ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करके
एक स्लॉट अपने आप के लिए बुक कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है कि आप सीएससी में जाकर वीएलई को कहकर एक स्लॉट अपने आप के लिए बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका स्लॉट बुक होगा, जो भी निर्धारित दिन या समय होगा, उस दिन आपको जो हमारे पैनल लॉयर है इधर बीसी के थ्रू आपसे बातचीत करेंगे या फिर फोन कॉल के थ्रू आपसे बातचीत करेंगे। क्योंकि हमने दोनों प्रोसेस इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत बार लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं बीसी के थ्रू बातचीत करने के लिए, तो उस कंडीशन में वो फोन कॉल के थ्रू लोग अपने जो पैनल लॉयर, एलोकेटेड पैनल लॉयर है, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। अंडरस्टूड। एक सवाल भी है, उसका सुझाव भी है और जवाब भी है। सुशांत कुमार लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि या तो पीएलडी को लाइए या फिर केस बढ़ा दीजिए या फिर 100 रुपए की जगह पे कुछ और एड ऑन करिए, 20 से 30 कर दिया जाए केस की संख्या। ये मतलब सवाल भी है थोड़ा सा, वो आपको जवाब भी दे रहे हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं। इनको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या इनके लिए बोल सकते हैं सुशांत जी? बिल्कुल, हमारे पास भी काफी सारी ऐसे रिक्वेस्ट आई हैं, तो हम इससे देख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी केस का कंसल्टेशन है उसको इंक्रीज कर सके या फिर जो भी बेस्ट पॉसिबल है हमारे वीएलईज को जिस तरह की हम बेनिफिट दिला सके हम दिलाएंगे। सामान्यतः एक वीएलईज कितना केस ले सकता है इन अ मंथ या इन अ डे? इन अ डे हम अभी जो वीएलई है वो 3 केस ले सकता है। 3 केस? जी, मतलब पूरे महीने में 90 केस कर सकता है अगर वो अपनी अवेलेबिलिटी दिखाए और स्लॉट्स अवेलेबल हो। और इसके लिए हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो पैनल एडवोकेट से उनकी टीम बढ़ाएं। अभी फिलहाल हमारे पास 257 पैनल लॉयर्स हैं, बट चूंकि हम एक अगले स्तर पर जा रहे हैं तो हमें पैनल लॉयर्स भी और चाहिए जो लोगों से बातचीत कर सके। तो वो प्रोसेस भी हमारा चल रहा है जिससे स्लॉट्स बढ़ सके, वीएलईज जो बेनिफिशियरीज हैं उनको उनके स्लॉट्स दिला सके और उनका बेनिफिट भी वो ले सके। ऑलराइट, तो मतलब ये है कि जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है उस तरीके से हम पैनल लॉयर्स का भी नंबर्स बढ़ाना चाह रहे हैं। शायद वो एक बड़ी वजह है, क्योंकि बहुत सारे लोग के सवाल ये है कि स्लॉट नहीं मिल रहा। तो स्लॉट मिलने की बड़ी वजह ये हो सकती है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो उस प्रति जहाँ पे लोग बहुत परेशान रहे हो? जैसे मैं एक देख रहा था, कहीं आपकी ही साइट्स पर देख रहा था, जहाँ पे आपने एक स्टोरी डाली थी कि कोई एक इंसान ट्रेवल कर रहा था बॉम्बे टू इधर पूर्वोत्तर जा रहा था या बिहार कहीं जा रहा था, रास्ते में उसका बैग गायब हो गया और आरपीएफ वाले लोग उसका केस रजिस्टर नहीं कर रहे थे, बहुत परेशान थे और बाद में सीएससी की हेल्प की वजह से उसका केस रजिस्टर्ड हुआ और आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज किया। कुछ इस तरीके का और वाक्य आपके जहन में कोई हो या जो बातचीत हो कि जो आपको याद हो और जिसकी वजह से हमारी सीएससी की वजह से उसका केस रजिस्टर्ड हुआ हो और उसको सॉल्यूशन मिला? एक ऐसा एक बहुत सेंसिटिव केस था काफी पहले जो हमारे पास आया था। एक लड़की थी, नाबालिग लड़की थी जिसका रेप हुआ था और जो घर वाले थे काफी परेशान थे, कोई भी उनका केस रजिस्टर नहीं कर रहा था क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं और लोग डरते भी हैं आगे बढ़कर केस रजिस्टर कराने के लिए। तो उस कंडीशन में हमारे जो वीएलई हैं और स्टेट कोऑर्डिनेटर ने काफी मुशक्कत की थी इस केस को रजिस्टर कराने में, और जब केस रजिस्टर हुआ तो हमारे जो पैनल लॉयर्स हैं उन्होंने उनको सलाह दी और उनका केस फर्दर हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में फॉरवर्ड कर दिया। तो इस तरह के काफी सारे केसेस हमारे पास आते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं और उनको पता नहीं होता कि आगे क्या करना है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मेरी शादी हो गई है और मेरी जो जिंदगी है ये बस इस 4 दीवारी में ही रहती है, सिमट के रह गई है। बिल्कुल जी। और उनको पता नहीं होता है कि शायद मेरी कोई मदद भी कर सकता है। तो इस तरह के काफी सारे हमारे पास केसेस आए हैं डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, जिसमें महिलाओं को सलाह दी गई है और म्यूचुअल एक कंसेंट कराया गया है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, ताकि वो अपनी अगली जो भी उनकी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके और वो अगर इच्छा करते हैं तो साथ में वो रह सकते हैं। तो काफी सारे ऐसे मामले हमारे पास आए हैं जिसको हमने निपटारा किया। अच्छा, एक सज्जन है अतुल कुमार, वो लिख रहे हैं कि अभी जो हम लोगों ने बात की कि भाई एक इंसान एक वीएलई एक दिन में 3 केस रजिस्टर कर सकता है, कैपेबल होगा तो पूरे महीने में वो 90 केस रजिस्टर कर सकता है। बट अतुल जी का ये कहना है कि 20 केस के आसपास ही रजिस्टर हो पाता है, उससे ऊपर जाने पे नहीं हो पाता है, कुछ ब्लॉक होते हैं या कुछ डिफिकल्टीज होती है। इसको लेके कोई है थॉट क्या?
हाँ, इस पे हम काम कर रहे हैं अभी, और हमारे पास काफी VLEs की रिक्वेस्ट आई है, तो हम जो रिक्वेस्ट के बेसिस पे और हम अपने सिस्टम को तैयार कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्लॉट्स हम बढ़ा दें, ताकि जो हमारे VLEs हैं उन केसेस को रजिस्टर करके जो भी सिटीजन है उनको पैनल लॉयर से बातचीत करा दें। राइट, आखिरी 10 मिनट है हमारे पास। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 5 साल की जर्नी को तो आपने बहुत अच्छे से टैकल किया है और 47 लाख से अधिक आपने प्री लिटिगेशन सर्विसेज भी आपने दी हैं लोगों को। अब आप 50 लाख की कैटेगरी में पहुंचने वाले अगले कुछ ही वक्त में पहुंचेंगे, और शायद उसके बाद आप कुछ और इसमें कुछ नया एड ऑन फीचर को आप शायद अनाउंस करें और भी लोगों की हेल्प हो सके। अगले कुछ सालों में आप इस CSE की टेली लॉ की इस स्कीम को आप किस एंड पे देख रही हैं, और क्या आपकी भविष्य की योजनाएं हैं, उसकी क्या प्लानिंग है? चूंकि इन 5 सालों में हमने काफी कुछ सीखा है इस प्रोग्राम को लेकर, और काफी सारे चीजें हमारे पास हैं, प्री प्लान हैं जो हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हमारे नंबर ऑफ CSEs जो इन्वॉल्वमेंट है काफी बढ़ता जा रहा है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हमने पहले 800 CSEs के थ्रू ही शुरू किया था ये प्रोग्राम, और आज हम 2.5 लाख CSEs के थ्रू ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आगे जो कुछ साल हमारे हैं उनमें हम सारे CSEs में ये प्रोग्राम दे सके, ताकि कोने कोने तक ये प्रोग्राम पहुंच पाए, जो दूर दराज के लोग हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। साथ में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो केसेस हैं उनको जो उनका पूरा जो लूप है हम क्लोज कर दें, जिनको भी अगर प्री लिटिगेशन की आगे की कार्रवाई करानी है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एक लूप क्लोज हो सके, ताकि लोगों को जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका एंड टू एंड निपटारा मिल पाए। राइट, टेलीलॉ का ऑलरेडी एक वेबसाइट भी है telelaw.in, वहां पे आप जाके टेलीलॉ से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो नई स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं या जो इसमें भी एड ऑन फीचर आएंगे आने वाले दिनों में, वो भी आपको वहां पे उस वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाएंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स जो आप फॉलो कर रहे हैं वहां पर तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल ही जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा बस एक छोटा सा और इसमें ऐड करूंगा इसी सवाल में कि अभी तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत में आप काम कर रही है, तो समस्याएं कुछ इस तरीके की आ रही है। जब आप 5.5 लाख के रेंज में जाएंगे, ऑलमोस्ट डबल की पोजीशन पे खड़े होंगे, तो आपके सामने चैलेंजेस भी डबल होंगे। मसलन स्लॉट्स का नहीं मिलना, पेमेंट का कुछ इश्यू होना, OTP के प्रॉब्लम्स आने, या उनके सेटल होने में भी जो दिक्कत हो रही है, उसका मैकेनिज्म कैसे आप देख रहे हो, क्योंकि अब आप संख्या जस्ट डबल कर रही है? जी, उसके साथ जो आपने हमें इश्यूज बताए हैं, हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स जो आपने बताया, मे बी स्लॉट्स का इशू हो गया, तो जैसे स्लॉट्स का बताया कि ऑलरेडी हमारे जो प्रोसेस में है, ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस चल रही है, पैनल लॉयर्स हम हर दिन हम ऐड कर रहे हैं अपने सिस्टम में, ताकि जो स्लॉट्स की कमी है वो रिजॉल्व हो सके। अगर इन केस कोई टेक्निकल इशू आता है कहीं से भी, तो हम तुरंत उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कि जो हमारे VLEs हैं जो दूर दरार के लोकेशंस में हैं, वो तुरंत अपने केसेस को रजिस्टर कर सके। OTP का भी आपने इशू बताया, वो भी हम चेक करते हैं हर दिन। अगर कुछ इशू होता है तो तुरंत हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ बातचीत करके उस इशू को रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। राइट, तो ये जो चर्चा है, ये तो खैर चर्चा का समय काम खत्म हो रहा है, तो हम बहुत ज्यादा आगे इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। टाइम इतना ही रहता है, 1 घंटे ही रहते हैं जिसमें हम एक विषय पे बात करते हैं। तो आज की बातचीत जो रही है वो टेलीलॉ पे रही है। टेलीलॉ के बारे में एक बार फिर से मैं बताऊंगा, एक मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसको आप देखें, नोट करें और स्क्रीनशॉट अपने पास सेफ रखें। ये आपको शुरू में भी, इस वीडियो के शुरू में भी आपको मिलेगा, और ये लास्ट मोमेंट पे हम खड़े हैं। ये वेबसाइट याद रखें और इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखें, telelaw.in। ये वेबसाइट है जहां पे आपको टेलीलॉ से जुड़ी हर छोटी और बड़ी समस्या, नई स्कीम्स, प्रॉब्लम्स, ईच एंड एवरीथिंग आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और वेबसाइट्स को देखना चाहते हो तो वो उस पर उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं 14599, और ये आपकी मेल आईडी है helpdesk@csc.gov.in। ये ऑफिशियल मेल आईडी है जहां पे आप मेल करके अपनी क्वेरी को आप पूछ सकते हैं, और हमारी टीम उसको विद इन 48 आवर्स रिस्पॉन्ड करेगी। ये वेबसाइट्स आपके सामने हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज की डेट में वेबसाइट्स को लेके भी बहुत सारे नकली वेबसाइट्स मार्केट में हैं, और आप कहीं गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं, इसलिए इस पेज को भी आप बखूबी सेव रखें। CSESPV.in
csc.gov.in और छोटी और बड़ी किसी भी तरीके की जानकारी के लिए जानकारी.csccloud.in पर लॉगिन करें और वहां सीएससी के बारे में सारी जानकारी लें। ये सोशल मीडिया हैंडल्स का पेज आपके सामने है, ये हमारे ऑफिशियल पेज है। इनके अलावा सेंट्रल लेवल पे कोई पेज नहीं है, स्टेट लेवल के अलग अलग सोशल मीडिया के पेजेस हैं, वो भी वैलिडेट है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन पेजेस को आप करीबी से देखें, स्क्रीनशॉट सेव करें और इसको फॉलो करें और उसको रेगुलर यहाँ पे टच में रहें। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, आपको ये सारे सर्विसेज आपको यहाँ मिलेंगी, जानकारियां मिलेंगी और नए कुछ भी अपडेट्स अगर हो रहे हैं सीएससी में तो वहां पे आपको मिलेगा। सीएससी एसपीवी के एमडी एंड सीईओ श्री संजय राकेश जी को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो @संजय के राकेश को आप फॉलो कर सकते हैं। तो स्मृति, चर्चा हमारी आखिरी पड़ाव पे हम खत्म होने वाली है। एक कुछ बताना चाहें आप जिसको हम लेके आप समराइज कर सकते हैं? जी, हमने हर मंथ हम बेस्ट बीएलई स्टेट कोऑर्डिनेटर्स और बेस्ट पैनल लॉयर्स भी हम चुनते हैं, तो जो काफी अच्छा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, हम उनके कार्य को सराहते हैं। और जैसे अगर आप हमारे प्रोग्राम को फॉलो करते आए होंगे तो हमारा एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में हमेशा होता है जिसमें जो हमारे मंत्री जी हैं वो आते हैं और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको अपने हाथों से वो पुरस्कृत करते हैं। तो एक अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू लोग अपने कार्य को, जो हमारे बीएलईज हैं, वो अपने काम को दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारे टेलीलॉ का जो पेज है उस पे आप जाएं तो उसमें आप देखेंगे नीचे काफी सारे जिन्होंने पर मंथ अच्छा काम किया है उनका हम डिटेल्स उसमें शेयर करते हैं विद फोटो, ताकि लोग उनको देख सके, पहचान सके कि ये बीएलई है जो हमारे लोकेशन में बहुत अच्छा काम करता है। तो कोशिश हमारी यही है कि हम जो हमारे बीएलईज हैं उनके काम को सराहें जो उन्होंने अच्छा किया है और उनको हम पुरस्कृत करें। राइट, तो टेलीलॉ के पेज पर आप जाएंगे तो आपको वहां पे जो भी अच्छे बीएलईज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी और उस अच्छे कामों को हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं जिससे कि उनको इंस्पिरेशन मिल सके और उनको देख के बाकी बीएलईज भी समझ सकें कि अगर ये अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और आपको यकीन दिलाता हूं मैं कि हम लोग, हमारी मैगजीन भी निकलती है, आपने देखा भी होगा, बहुत लोगों को मैगजीन मिलती है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऑलरेडी मैगजीन के लिंक्स हैं और अभी 16 अगस्त को मैगजीन का नया एडिशन फिर से लॉन्च हो रहा है। उस मैगजीन में भी हम इस तरीके की छोटी छोटी स्टोरीज और जिन बीएलईज ने कुछ अच्छा किया है उनको हम जरूर लेकर आते हैं और उसको रीच करीब 6 लाख के आसपास की रीच है उसकी, जो पब्लिक डोमेन में है। तो हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के में जो भी देख रहे हैं, जो अगर टेलीलॉ और सीएससी से जुड़ा अगर अच्छा कुछ भी कर रहे हैं तो वो स्टोरी भी हमसे साझा कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं। हम उनको जरूर समराइज करेंगे और उनको जरूर अपने मैगजीन में और अपने सोशल मीडिया और अपने सारे कम्युनिकेशन मटेरियल में उनको जरूर जगह देने की कोशिश करेंगे। तो आज का सफर हम लोगों का बस यहीं पर है। सीएससी पर चर्चा आज के लिए बस इतना ही। स्मृति, आपने वक्त निकाला, यहाँ पे आई और इतने सारे सवाल जवाब आपने टेकल किए, बहुत शुक्रिया इसकी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अगले एपिसोड में हम फिर किसी और नए सब्जेक्ट के साथ आप सभी लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक हमें और स्मृति को दीजिए इजाजत। आने वाला दिन आज से और बेहतर हो, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार।